नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी है। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। जी हां, इन्हीं हालातों को सुलझाने के लिए लगातार सरकार के द्वारा ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हीं एक कदमों में से पिछले कई महीनों से पूरे देश में चर्चा चल रही है वक्फ संशोधन को लेकर। और पिछले 48 घंटे से जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो चर्चा चल रही थी, आखिरकार वो बिल पास हुआ और उस चर्चा पे विराम लगा। आखिर ये वक्फ संशोधन बिल क्या है, क्या कुछ इसके प्रभाव है और क्या कुछ देश में वक्फ संशोधन को लेकर बदलाव होने जा रहे हैं, इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आइए जल्दी से मैं उनका परिचय आपको करवा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रताप राव जी है। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी है। पौरुष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप माथुर जी हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की चर्चा को शुरू करें, देखते हैं इस रिपोर्ट को। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो चुका है। राज्यसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। इस तरह इस ऐतिहासिक बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिन भर चली चर्चा के बाद विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों पर वोटिंग में एक के बाद एक प्रस्ताव गिरते चले गए। विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज हो गए। इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और एनसीपी की फौजिया खान के संशोधन प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से गिर गए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जेपीसी में जो बहुमत था उसी आधार पर फैसला लिया, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के कई सुझाव बिल में शामिल किए गए हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं। और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। तो लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद आखिरकार राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन जो बिल है वो रात को पास हो चुका है। प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आना चाहूंगा। कई महीनों से लगातार चर्चा चल रही थी और पिछले 48 घंटों से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि वक्फ संशोधन जो बिल है उसमें क्या होगा, क्या पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आखिरकार राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है और सिर्फ एक कदम दूर है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही ये कानून बन जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं, पिछले कई महीनों की चर्चा के बाद में अब विराम लगा है? हाँ विकास, ये जो मुद्दा था वास्तव में पूरे हमारे भारतीय समाज को झकझोर रहा था। और मेरा मानना है कि भारत के जो गरीब, पीड़ित और पिछड़े, वो जो 80-90% मुसलमान हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ। आज उनको देश की स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद उनको अपनी संपत्ति पर, जिस पर उनका अधिकार था, एक अधिकार मिल गया है इस नए कानून के कारण। नहीं तो जिस तरह से वक्फ का 2013 का एक्ट था और चला आ रहा था, उसमें तो कुछ चंद लोगों का कब्जा हो गया था। निश्चित तौर पे उन सब लोगों के लिए एक बधाई का, और ये ईद अभी गई है, तो मेरा मानना है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक ईद का गिफ्ट उन गरीब मुसलमानों को दिया है, जिसके लिए कहा जाता है कि ईद के अवसर पर जो ज़रूरतमंद और गरीबों को हमें कुछ देना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये भारत की तरक्की के लिए, साथ में मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरत है। देखिए, इस एक्ट के कारण क्या होगा, क्योंकि अब हम
क्योंकि एक्ट बन चुका है, आपने ही बताया कि राष्ट्रपति के साइन होने और वो अधिसूचना जारी हो जाएगी। कुल मिलाकर संसद पास कर चुकी है, तो इसका प्रभाव क्या होगा और क्या असर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ इसका जो अध्ययन करने के बाद कुछ पॉइंट निकाले हैं, तो उन पॉइंट पे मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ जी। एक तो क्या है कि देखिए, ये जो वक्फ एक्ट है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में या मुसलमानों और दूसरे संप्रदायों के बीच में वैमनस्य का बहुत बड़ा कारण बन गया था जी। साथ में भूमाफियाओं के संरक्षण का एक बहुत बड़ा कारण बन गया था। कोई भी व्यक्ति केवल अपने आप को मुस्लिम बताकर किसी भी की भी संपत्ति को वक्फ करवा के और उस पर कब्जा कर सकता था जी। ये सारी स्थितियां थी। अब जो बदलाव आया है, तो उसमें जो कम से कम 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही जी वक्फ संपत्ति माने वक्फ को दान कर सकता है। ये प्रावधान होने के बाद अब जो खेल होता था जी भूमाफियाओं का, जी खेल बंद हो उस जाएगा। पे कहीं ना कहीं लगाम एक लग बहुत जाएगी। बड़ी जी। इन प्रभावों के ऊपर और भी आपके साथ में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पौरुष जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ में मौजूद है। पौरुष जी, आखिरकार लंबे समय से जो देश में चर्चा चल रही थी, लोकसभा और राज्यसभा से बिल, जो वक्फ संशोधन बिल है वो पास हो चुका है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि किसी भी कार्य को हम करें, चाहे वो कोई व्यक्ति करे, संस्था करे, सरकार करे या कोई संस्थान करे, उस कार्य को करने के पीछे उसकी मंशा क्या रही, वो जो होती है वो कार्य करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 8 अगस्त 2024 को जब ये बिल माननीय मंत्री जी के द्वारा संसद में पेश किया गया था, उस समय मंत्री जी द्वारा जो है वो देश की संसद, जो कि हम राजनीतिक व्यक्तियों के लिए किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी गुरुद्वारे से, किसी गिरजाघर से कम नहीं होती, वहाँ पे जो है मंत्री जी के द्वारा देश को संबोधित करते हुए सरासर झूठ बोला गया। वहाँ पे जो बिल के प्रावधान बताए गए कि भाई इस बिल के अंदर जो हम ये अमेंडमेंट करने के लिए जा रहे हैं कि अब से पहले इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो 2 महिला सदस्य नहीं हुआ करती थी, हम कम से कम 2 महिला सदस्यों का प्रावधान करने के लिए जा रहे हैं। अब से पहले जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था, हम ये प्रावधान करने के लिए जा रहे हैं कि भाई अब के बाद में जो है वो हाईकोर्ट में भी अपील की जा सकेगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने वोटों के फायदे के लिए झूठ इसलिए बोला क्योंकि उस समय जो है लगभग दिल्ली के, हरियाणा के और महाराष्ट्र के चुनाव प्रस्तावित थे। चूंकि इन्होंने झूठ बोला और उस पर हमारे द्वारा, विपक्ष के द्वारा आपत्ति की जानी स्वाभाविक थी। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि वहां पर जब मंत्री जी ये बात बोल रहे थे, तब ये सिर्फ देश की संसद की लोकतांत्रिक मर्यादाओं का चीरहरण नहीं था, बल्कि देश की न्यायिक व्यवस्था के तहत स्थापित एक ट्रिब्यूनल, एक मिनट थोड़ा सा, ट्रिब्यूनल जो है देश की न्यायिक व्यवस्था के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल, कि जिस ट्रिब्यूनल का जज जो होता है वो जिला जज के अधिकारी के स्तर का होता है, उसको भी इस तरीके से पेश किया गया कि जैसे किसी पंचायत, किसी जाति पंचायत की खाप पंचायत का जज। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आपके इस प्रश्न का जवाब भी मैं प्रताप जी एक मिनट थोड़ा सा, लेकिन अभी इन्होंने जो बात बोली मैं उसका जवाब दूं, एक मिनट, आप निवेदन में आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने दूसरी बात यह भी बोली कि साहब ये मुस्लिम भाइयों को जो है बधाई दे रहे थे, बोल रहे थे कि साहब 80% मुस्लिम भाइयों को बधाई कि मोदी जी ने ईद की जो है उनको सौगातें दी। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी हमारे सामने की बात है कि हरियाणा के अंदर जो है वो ईद के अवसर पे वहां के मुख्यमंत्री जी ने जो है वहां पे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे मुस्लिमों को बधाई तक देना जो है यूपी के अंदर सड़क पे नमाज दी गई। ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्रेम है इनका? इन्होंने बात और कही, संपत्तियों पे कब्जे। प्रताप जी से विस्तार से जवाब लेंगे। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार जी संदीप माथुर जी भी हमारे साथ में। संदीप जी, आप किस तरीके से देखते हैं? काफी महीनों से लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा था कि वक्फ में संशोधन हो रहा है, आखिरकार संशोधन हुआ। आप किस तरीके से देखते हैं जो अब तक वक्फ का जो सफर रहा है, और क्या कुछ बदलाव की अपेक्षा आप कर रहे हैं? विकास जी, इन सब चर्चाओं से पहले दोनों पक्षों की अभी आपने बात सुनी जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। हम इसको समझें कि ये है क्या वक्फ, और इसका जो बिल बनाया है इसमें है क्या। ये वाकई जब वहाँ से हम मूल उस पर नहीं जाएंगे तब तक इस चीज़ों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। हम वक्फ जो एक सिस्टम है, वक्फ का मतलब होता है दान देना। अल्लाह के लिए आप उसके लिए जो है आप दान दे रहे हैं किसी चीज़ को। वो दान, हम कोई भी चीज़ दान करते हैं किसके लिए करते हैं? मतलब उसका कोई फ़ायदा जो निचले तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यतीम हैं, विधवाएं हैं, या कोई भी हो, वो इसमें कहीं भी ये देखें कि मुसलमान या हिंदू नहीं है, कोई भी हो, सबको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये जब से जो है मुस्लिम धर्म जब से शुरू हुआ तब से ये वक्फ का जो है सिस्टम चला आ रहा है।
धीरे धीरे इसमें मिलावट शुरू हो गई, ये मान लें। लेकिन 1923 में ये वक्फ कानून पहली बार जो है बोर्ड पे आया और वो पारित हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे ये सब चीज़ें इसमें जो है आप ये समझ लें कि गड़बड़ी शुरू हो गई हैं, जो हो गए, तो फिर वहाँ जाके संशोधन शुरू हो गए। अब पहला संशोधन 54 में हुआ, फिर संशोधन, अगला संशोधन जो हुआ वो 95 में हुआ। 95 में जो संशोधन हुआ उसको लेके बहुत बड़ी समस्या है, वहीं जो है वहीं से ही इसके अंदर दोनों जो है राजनीतिक दलों के अंदर टकराव शुरू हुआ। पहली चीज तो वो टकराव धीरे धीरे समुदाय में शुरू हो गया और भ्रांतियां अलग अलग सब अपना अपना पक्ष कह रहे थे। फिर जाके 2013 के अंदर इसके अंदर जब कांग्रेस सरकार जब उसका लास्ट चल रहा था समय उसका, तो उसके बाद में उसमें संशोधन किए गए। वो संशोधन जो दो बड़े संशोधन हुए, इसमें एक तो वक्फ बोर्ड को जो है न्यायाधिकरण की जो है वहाँ उनको पावर दी गई, और दूसरा जो कहा गया कि यदि वक्फ ये समझता है कि कोई भूमि उसकी किसी वक्फ से संबंधित पुरानी रही है तो वो उस पर दावा कर सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। इन दो मुद्दों के बाद में इसमें सारी चीज़ें जो है गड़बड़ी शुरू हुई। सरकारें चाहे वो किसी की भी रही हों, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो है भ्रष्टाचार या और तरह की गड़बड़ें सामने आने लगी। उसी को देखने के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको संशोधन करने की को देखते समय की जरूरत थी। समय की जरूरत देखनी जी। एक चीज और है, देखिए इसमें बेसिकली भ्रष्टाचार या जो भी कारण रहे हों, सरकार का यह कहना था कि इसमें हो सकता है कमी रही हो तो संशोधन और भी होते रहेंगे, संशोधन की कमी नहीं हो सकती, संशोधन हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे बिल के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए, एक सिस्टम को सुचारू रूप से रन करने के लिए ये विधेयक सरकार लाई है, यह सरकार का दावा है इस तरह का। जी प्रताप जी, जैसा संदीप जी का भी कहना है कि इसमें लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए इस बिल को लेकर आए। हाँ बिल्कुल। और जैसा पौरुष जी ने आरोप लगाया कि जो संसद में है वो अपने स्वार्थवश या इस तरीके से किया है। देखिए पौरुष जी को तो कहना है और कहना भी चाहिए, वो विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं तो उनको अपने दल का बचाव करना ही चाहिए। लेकिन अंदर से जो मुसलमान है वो बहुत ही आज खुश है, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था ये वक्फ बोर्ड, वो इस नए कानून के कारण, इस नए कानून की बात क्या है कि इसकी ऑडिट सरकार करवा सकती है। दूसरी बात, जो सरकार को जानकारी चाहिए वो मजबूरी है अब वक्फ बोर्ड को देने की। तीसरी बात यह है कि जितना भी इसके पास संपत्ति हैं उसको पोर्टल पे इनको पब्लिश करना होगा 6 महीने के अंदर। इनको बताना होगा, ऐसा नहीं होगा कि चुपी चुपी एक दिन कागज जारी किया और वक्फ की संपत्ति बता दी। जब उस संपत्ति का पता लगेगा, देखिए मैं बताऊं कई जगह, अब हैदराबाद की बात नहीं, असुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के बहुत बड़े लंबरदार हैं, सरमाएदार हैं, उन्होंने 3000 करोड़ की वक्फ संपत्ति पे कब्जा कर रखा है। और ओवैसी जी ने कल बिल भी फाड़ दिया और सीए का भी फाड़ा, और कल ये बिल्कुल वो तो फाड़ेंगे ना, उनको तो नुकसान होगा। ऐसे कर्नाटक के कांग्रेसी विधायकों पे आरोप लगा कि वक्फ के जो चेयरमैन है वहां के बोर्ड के, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई एमएलए ने वक्फ की संपत्ति पे लगभग वो भी 20,000 करोड़ की संपत्ति पर उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, जयपुर के भी यही हालात हैं, कई जगहों के हालात हैं। देखिए ये सारी जो बातें हैं, भ्रष्टाचार निश्चित तौर पे था। देखिए कुल मिलाकर 8 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, और एक अनुमान था कि 12,000 करोड़ की आय होनी चाहिए, मात्र 126 करोड़ की आय। आखिर में वो आय जाती कहां है, किन लोगों के कब्जे में है, कौन लोग उनको खा रहे हैं, किन लोगों के सुविधाओं के लिए इसका दुरुपयोग हो रहा है, ये सारी बातें हैं। साथ में एक और देखिए, इसके कारण एक भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो गया था। अब इसमें नए कानून में क्या है कि कोई व्यक्ति वक्फ को वही संपत्ति दान दे सकता है जो उसके नाम हो, रजिस्टर्ड। ये नहीं कर सकता कि किसी के भी नाम हो और मैंने दान कर दियो। पहले ऐसा था, पहले क्या था कि अगर कोई पड़ोस में उसने जाकर किसी खेत में उनको नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी, तो उन्होंने अगर ये क्लेम किया कि हमने यहाँ 1 महीने नमाज पढ़ी है इसलिए ये हो गई है, तो वक्फ उसको वक्फ की संपत्ति मान लेता था। तो ये सारे के सारी चीजें। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, मुसलमानों में महिलाओं को लेकर बहुत एक चिंता का विषय है। 3 तलाक के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको मुक्ति दिलाई। ऐसा ही इसमें देखिए, संपत्ति का अधिकार, बराबरी का अधिकार। अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को तो पहले से ही था, ठीक है महिलाएं आ रही थी, लेकिन अब कंपलसरी है।
अभी भी अब- पहले भी अब- कंपलसरी था। अब कंपलसरी है, पहले भी कंपलसरी और था। अब कंपलसरी है महिलाओं का, और उनको करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कंपलसरी कि केवल मुसलमान नहीं होंगे, गैर मुस्लिम, क्योंकि इससे गैर मुस्लिम भी प्रभावित हो रहे थे जी। और गैर मुस्लिमों को भी उस वक्फ बोर्ड में रखा गया है, जिससे उनके भी हितों का, जिससे वैमनस्य फैलता जी, था। हितों का संरक्षण हो सके। पुरुष जी, आखिर दिक्कत क्या है? अगर वक्फ बोर्ड का जो पारदर्शिता के साथ काम करेगा तो अच्छी बात है, जो कुप्रबंधन चल रहा था वो प्रबंधित तरीके से होगा, और मुस्लिम समाज के या फिर गरीब है या फिर पिछड़े हैं, वो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है, अंतिम व्यक्ति तक उसका सामाजिक हो, आर्थिक हो, जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें पारदर्शिता आएगी तो इसमें दिक्कत कहां है? देखिए सोनी जी, मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूँ, मेरी पिछली बार बात अधूरी रह गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों को इतना बड़ा शुभचिंतक बताने के लिए जा रही है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपने संसद में या विधानसभा के चुनाव में एक भी मुस्लिम व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दी? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात में देखिए, अभी चूंकि हम इस वाले मामले पे बात फिलहाल, हम इस वाले मामले में बात करना चाह रहे हैं, मैं आपसे इस बात को कहूंगा कि देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो है वो आपस में विरोधाभास वाली बात है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि साहब वक्फ जो है वो लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब ओवैसी या कांग्रेसी नेता या फलाने जो भी ये कह रहे हैं कथित तौर पे वो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। पहले भाई अपने आप में पहले आप ये चीज तो क्लियर करो कि वक्फ लोगों की संपत्ति पे कब्जा कर रहा है, लोग वक्फ की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं। नंबर 1 बात ये। नंबर 2 बात मैं ये बात और कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आरोप तो लगाती है, परंतु उनके निराकरण के लिए इस पूरे बिल में एक भी प्रावधान नहीं है। कैसे नहीं है, मैं आपसे बताना चाहूंगा। देखिए इन्होंने क्या इस वक्फ बोर्ड में, इस वक्फ संशोधन में एक भी ऐसी धारा जोड़ी कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ की संपत्ति पे अवैध रूप से काबिज होगा तो वक्फ को हमने स्पेशली ये पावर दी है, लेकिन ये स्पेशली, एक मिनट, ये स्पेशली फोर्स दी है कि वक्फ जाकर के अपनी संपत्ति को है नोटिस देकर के 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में खाली करा सकेगा। लेकिन नहीं किया, जी, फिर आप वक्फ की संपत्ति को खाली कैसे बोर्ड ने करेंगे? अब तक जो दूसरी काम बात, किया है, आरोप- उससे सोनी जी क्या लगता है आपको? बात रिदम संतुष्ट टूट हैं आप जाएगा। उस चीज से? इन्होंने आरोप लगाया कि साहब वक्फ संपत्ति 2013 में इतने सैकड़ों करोड़ की थी और अब आज जाकर के इतने हजारों करोड़ की हो गई, डबल हो गई संपत्ति। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या हम लोग भाजपा के कहने से अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें? क्या अपने मुंह पे पट्टी बांध लें? क्या हम फैक्ट्स पे बात करना छोड़ दें? क्या हम लेकिन knowledge- रेलवे- सुनिए, लेकिन क्या हम जी, knowledge आपने छोड़ दें? आपने नंबर आपने वन बात। देखिए, मैं इसमें मैं आपसे पूछना आपने चाहूंगा, 1995 के बाद केंद्रीय 2013 में वक्फ काउंसिल बदला क्यों? ये मुझे बात चुनाव के जवाब जस्ट दीजिए। पहले आपके बाद एक्ट क्यों बदला? आप भ्रम केवल फैला रहे हैं। वोटों के केंद्रीय भिखारी, वक्फ काउंसिल का अध्यक्ष आपकी जो है, पार्टी वो केवल केंद्रीय वोटों की मंत्री भीख है। के लिए केंद्रीय वक्फ मंत्री मुसलमानों के अगर वोटों के लिए भारतीय करती जनता रही। की सरकार पिछले केवल मुसलमानों के वोट के लिए उनको गरीब रखा, केवल चंद मुसलमान नेता इस पर कब्जे करते रहे, केवल कब्जे करते रहे, मंत्री के खिलाफ जांच बैठानी, कांग्रेसी नेता कब्जे करते रहे मुसलमानों की संपत्ति पर, मुसलमानों के आगे वोटने के नाम पे। अगर आप दोनों बोलेंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी। जवाब दीजिए। परुष जी, तेज बोलने से कुछ नहीं होगा, अगर दोनों साथ में बोलेंगे कुछ मेरे नहीं बीच होगा। में ये बोल रहे ना, मेरी बारी आप है। तो ये बताइए, आप इनको नहीं कह रहे कि मेरी बारी में बीच में जैसा क्यों बोल रहे परुष हैं? जी, परुष मैं जी, इनके बीच में एक बार परुष नहीं जी बोला। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गलत संदीप जी ने आरोप जैसा बोला गलत कि आरोप है तो आप आपकी बात परुष जवाब जी, दीजिएगा। परुष जी, आप मुझे सोनी जी इस बात परुष जवाब जी, दीजिए। केंद्रीय वक्फ काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? परुष जी, चेयरमैन कौन होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। मामलों का मंत्री चेयरमैन कौन होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। परुष जी प्लीज, केंद्र सरकार आप बात सुनिए पहले। भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में हुआ आप तो बात क्या इसकी सुनिए। जिम्मेदार भारत आप सरकार बात सुनिए, परुष जी। नहीं है इस बात का? कांग्रेस के नेता सारे खा गए। अरे आज जब उनके हाथों से जमीन जाएगी तो डर रहे हैं। परुष जी प्लीज, कांग्रेस के नेता आप क्या बात करते सुनिए हैं? पहले। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे, रुकिए रुकिए। परुष जी, परुष कांग्रेस के जी, नेताओं को डर इसलिए परुष अरे आप जी, 11 साल से ईडी खेल रहे हैं, कुछ परुष कार्रवाई जी, करके बताइए। परुष सुप्रीम जी, कोर्ट ने फटकार दिया, ईडी पता के परुष जी हमेशा- होना पड़ा, अब ईडी जब- चालान पेश नहीं अब कर जब पाई वक्फ लोगों के की खिलाफ। संपत्ति खाली करनी पड़ेगी तो आज पता लगेगा। देखिए, आज विपक्ष का व्यक्ति कोई काम परुष करता जी, है। परुष जी प्लीज मेरी बात सुनिए। वक्फ बोर्ड ने जो अब तक कार्य किया है, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए उनका जीवन स्तर बहुत कुछ ऊंचा हुआ है, कोई ऐसे उदाहरण हो तो बताइए आप। मैं आपसे, ठीक है, नहीं है इनके पास। क्या इससे पहले जैसा कि ऐसी मनगढ़ंत बातें भी फैलाई जा रही है कि भाई वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज का जीवन स्तर और नीचे हो जाएगा, वो और भी कई तरीके की बातें, क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड ने अब तक ऐसे कार्य किए हैं जिससे गरीब और अंतिम व्यक्ति तक, जो मुस्लिम समाज का जो व्यक्ति खड़ा है, उसके जीवन स्तर में कुछ सुधार हुआ हो? कुछ है काम? मैं बिल्कुल कुछ है? पूछ रहे? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा देखिए, कुछ काम है? मैं आपको आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद देना और चाहूंगा। उससे पहले आपने जो जमीनों का जिक्र किया, 1950 का भी रिकॉर्ड है। 1950 में 52,000 एकड़ थी, जो 2025 तक आते आते 9,40,000 एकड़ हो मैं गई। आपसे इसी बात और को कह रहा हूं 2013 के बाद में कि लगातार जमीनों
दिनों में बदलाव हुआ है? भारतीय जनता पार्टी तो अपने आरोपों में 2013 की जमीन से आज की तारीख में दुगनी जमीन बता रही है। आप तो काम बताइए, आप काम बताइए। अगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भाजपा सरकार का अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री, आप काम बताइए, आप काम बताइए, पारदर्शिता के साथ में अगर इतना काम किया है, आप काम बताइए। प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है, उत्तर कुछ और दे रहे हैं। जवाब प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है, उत्तर कुछ और दे रहे हैं। काम का मैंने आपको जिक्र किया, आपने काम नहीं बताया। संदीप जी कुछ कह रहे हैं। जी संदीप जी। मैं एक बिल्कुल भारद्वाज जी की जो है शंकाएं बिल्कुल जायज हो सकती हैं, क्योंकि राजनीतिक का मामला है इसके अंदर तो, लेकिन मैं दो चीज़ों से समझाना चाहता हूँ। दोनों ही सवाल इनके हैं, हालांकि मुझे तो जो है तटस्थ रह के काम बात करनी है, लेकिन दो चीज़ों की बात करता हूँ। एक तो बात की कि 9 लाख एकड़ 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है इनके पास में, और जो उसका हम देखें कि वैल्यू है, वैल्यूएशन जो है वो 1.25 लाख करोड़ वैल्यूएशन आ रही है उसकी ज़मीन की। और 2006 में सच्चर कमेटी ने कहा था कि भाई 12,000 करोड़ की ये आय हो सकती है। आय जो है हो रही है, जो 2024-25 या 23-24 में रखी गई, वो है 1.25 करोड़। पहली चीज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई ये राजनीतिक रूप से ये बिल लाया गया कि इसकी वाकई जरूरत थी। आप देखें कि 1.25 लाख करोड़ का यदि ब्याज भी लेके आते हैं हम, यदि बैंक में जमा कराते हैं उस चीज़ को, तो उसका कितना रिटर्न आ सकता है, और जबकि उसमें हम आ रहे हैं उस संपत्ति से आय हो रही है 1.25 करोड़ रुपए की। तो आप देखिए पूरे जो है परिदृश्य में देखें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अब उसका एग्जाम्पल मैं दूसरा दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान में 3 हम मंदिर की बात करते हैं, 3 बड़े मंदिर हैं। एक तो तिरुमला का जो है तिरुपति मंदिर है, एक वैष्णो देवी का, और एक शिरडी का मंदिर है। तीनों का सिस्टम वही है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटर कलेक्टर या आईएएस जो होता है या होता है, उसके अंदर पूरी सरकारी उसमें रहता है। लेकिन आप देखें कि उसकी जो ऑडिट होती है वो बिल्कुल रेगुलर होती है, पैसा बिल्कुल आता है। मतलब वक्त के आप ये देख लें कि लाख करोड़ों अरबों रुपए का जो है पैसा चंदा आ रहा है, लेकिन हर साल उसकी ऑडिट होती है, उसका पैसे का पाई का हिसाब दिया जाता है। वक्फ बिल के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इसकी आज तक ऑडिट ही नहीं हुई है। तो सरकार ने पारदर्शिता के लिए इसकी ऑडिट कराने की बात की। उसका फायदा किसको हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इतर हम आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहे, लेकिन हम एक लेमैन की तरह से भी सोचें, एक बहुत आम आदमी के सोचें कि यार जो है 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति, 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, किसी स्टेट का एक जो है वो बजट हो सकता है, उस संपत्ति से हम गेन क्या कर रहे हैं। जी पहली चीज तो। जी दूसरी चीज ये देखना पड़ेगा कि जो इसके प्रावधान इस तरह के बने हुए थे। आपने बात की कि साहब सरकार बीजेपी की थी और अल्पसंख्यक मंत्री जो है उसका चेयरमैन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब किसी चीज को कानून बन जाता है, 2013 में कानून बना दिया गया, उसमें जो भी जिस तरह के डिस्प्यूट थे या नहीं थे, जो भी सही था, उसको आप तत्काल आपने सरकार बदली और कानून बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है। उस कानून को बदलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो इस चीज को 10 साल लग गए। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें और अभी संशोधन नहीं हो सकते, बिल्कुल संशोधन हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को यह समझना पड़ेगा कि क्या वाकई सरकार की मंशा राजनीति करने की है कि इससे कुछ फायदा भी होना चाहिए। कांग्रेस के साथी हैं, नहीं फायदा भी चाहिए ना, फायदा जो दूसरा बनाया गया। नहीं एक चीज और दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि यदि जिसने भी बहस देखी है, पौरुषी ने भी देखी होगी, प्रताप जी ने देखी होगी, बहस देखी, पूरे 2 दिन बहस चली लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। सरकार ने बात की आंकड़ों के ऊपर, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन शायद ही कोई विपक्ष कोई नेता, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, किसी ने भी वो बात नहीं की कि आपके पास में इन आंकड़ों का तोड़ क्या है। सरकार के पास आप 50 साल 70 साल से आप राज कर रहे हैं, तो आपके पास आंकड़े आपके पास भी होंगे, लेकिन आप वो आंकड़े पेश ही नहीं कर पाए। हम वही बात कर पाए कि भाई सरकार दखल दे रही है, या जो है इसके अंदर जो है सरकार जो है इसके मुसलमानों की जो है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या जो वक्त की जो है जो अधिकार है उनको जो है कम करने जा रही है। बात वो नहीं है। बात यह है कि हम अभी पौरुषी की बात कर रहे हैं, हम सब बातें ही कर रहे हैं। बात यह है कि उन आंकड़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए आपके पास कौन से आंकड़े हैं वो पेश करें। जी पौरुष जी, उससे पहले जवाब ये दीजिए, जैसा कि संदीप जी ने भी आरोप लगाया कि आप लोगों ने, विपक्ष ने आंकड़े पेश नहीं किए, और आंकड़े पेश, आपके जो सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कहा मैं दूसरों को बोलने का मौका दे रहा हूं।
मैं आपसे इस बात जहां बोलने की बात है वहां तो मैं आपसे बोलेंगे। इस बात को कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष ने जो है संसद में, आपने जो हमारे सांसद है गोगोई जी हैं, आपने उनकी कल डिबेट लोकसभा में परसों सुनी होगी, वो इस बात को उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से बताया कि मंत्री के द्वारा सदन में कैसे झूठ बोला गया। उन्होंने जो महिला सदस्य वाली बात है, उन्होंने कानून पढ़ के बताया कि बोले आप ये कानून देखिए, इस कानून के तहत 2 या 2 से अधिक जो है महिला सदस्यों का प्रावधान है। ये लोग कह रहे थे कि साहब पशमिंदा मुसलमानों को या बोरा मुसलमान समुदाय को जो है प्रतिनिधित्व नहीं था। अरे तो भाई, जब कानून में ये बात लिखी हुई है कि आधी महिला सदस्य शिया समुदाय की होगी, आधी सुन्नी समुदाय की होगी, तो क्या बोरा समुदाय या पशमिंदा समुदाय शिया समुदाय का हिस्सा नहीं है? नंबर 1 बात, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं है ना। दूसरी बात, नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। की बात है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग बैठे हैं सेंट्रल से लेकर के नीचे तक, जानकारी नहीं है। अरे आपको जानकारी नहीं है। आप एक दो नाम बताइए, आप एक दो नाम बताइए, आप एक दो नाम बताइए, आप नाम बताओ ना, आप पसंदा वाले नाम बताओ, आप पसंदा वाले नाम बताओ, आपके पास नाम हो तो बताओ। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ, हवा में बोलना। अरे मुझे अरे हवा में बोलते हो, केवल हवा में। मेरे हाथ में प्रावधान है, हवा में जो बोहरा समुदाय है, मुस्लिम समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, मुस्लिम समाज के द्वारा खुद बोरा आए हैं बेचारे अपने अधिकारों के लिए। मुस्लिम समाज के, मेरे हाथ में प्रावधान है, एक आंकड़ा, मेरे हाथ में प्रावधान है, उस प्रावधान में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे बोहरा संप्रदाय, बोहरा समुदाय हो, जो और भी कोई आगा संप्रदाय है, आगा समुदाय है, और शिया और सुन्नी को इसमें जगह दी जाएगी। शिया और सुन्नी के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, पहले अगर होता नहीं, पहले अगर होता, इन्होंने इन्हें जमीन पे कब्जा करना था। मेरे पास पूरा प्रावधान है। मैं ऑफिशियली, हिंदू व्यक्ति बैठेगा, एक पे मुस्लिम व्यक्ति बैठेगा। आप ये कह रहे हैं कि साहब उस एक सीट पे जो है इन्होंने तो मुसलमानों को लूटा है, क्षत्रिय समुदाय का, इन्होंने 75 साल तक मुसलमानों को लूटते रहे, जिन समुदाय वोट करते रहे, मुसलमानों को लूटते रहे, अब मुसलमान भी इनको छोड़ रहा है। समुदायों को ही नीचे वो समुदाय जो बेसिक सी बात है, पौरुष जी, आपको वो समुदाय, इनके पास कोई इनके समझ में नहीं आने वाली। मैं प्रावधान की बात कर रहा हूं, जो समुदाय, एक सेकंड कहता है कि सबसे पहले इसके हाईकोर्ट झूठा प्रावधान होता है, ये इनका मातम है, देश की ये मातम है, क्योंकि इनसे जमीन छूट रही है। राजस्थान न्यायालय में ये मामला, ये मातम है इनका, ये जमीन छूट रही है। सबसे बड़ी पंचायत से जो देश की सबसे बड़ी पंचायत से मातम के अलावा कुछ नहीं है। देश का मुसलमान इनका जवाब मैं देता हूँ। कांग्रेस मातम में है। संदीप जी, देश का मुसलमान कुछ है। संदीप जी, सर एक को सुनिए, एक को संदीप जी। देखिए एक मिनट, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। सरकार ने एक झूठ और बोला, जैसे आप मुझे दिखा रहे हैं ना कागज, इसी कागज के अंदर एक प्रावधान और होगा। आप ही सच बोलते हो क्या अकेले? सुनो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। अरे सच की, अरे झूठ बोले, 70 साल देश को लूटते रहे। मंत्री के, अरे क्या झूठ है, सारे पूरा खानदान, सच हो या खानदान झूठा, सच हो या सच नहीं बोला, झूठ है या सच है? ये बोलेंगे क्या? इनको ये बार-बार बोल रहे हैं झूठ जी, इनको कवरेज झूठ नहीं बोल रहे। जी मेरी बात सुनिए, ये झूठ नहीं बोले, है या सच है? आप झूठ नहीं बोले। झूठ है या सच है जनता के सामने है ना। आप अपना पक्ष रखिए, अपना पक्ष रखेंगे, जनता तय करेगी सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो आप बार-बार झूठ सर, प्रताप जी को बोलने दीजिए, जनता सच करेगी, लोग संसद में जाके जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। आप दूध के दुले लोग संसद आप झूठ बोल रहे हैं, जनता को, आप जनता तय कर रही है ना, जनता तय कर रही है जल्दी से। इसी प्रावधान में वक्फ मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि साहब हम वक्फ संपत्तियों का सबका डिजिटलाइजेशन कर देंगे, हम इनका सबका, अब सारी जो संपत्ति है वो नेट पे चढ़ जाएगी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, 8 नवंबर 2019 को इन्हीं की सरकार थी, लेकिन वक्फ मंत्री जो थे वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे। उनके द्वारा 8 नवंबर 2019 को संसद में एक सांसद के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में यह बताया कि हमारे द्वारा अब तक जितनी भी वक्फ की संपत्ति है सबको हमने जो है रिकॉर्डेड कर लिया, डिजिटलाइजेशन हमने सबका कर दिया है। तो अब हम 8 नवंबर 2019 को इन्हीं की सरकार के मंत्री के द्वारा कही गई बात को सत्य माने, या कल राज्यसभा में और परसों लोकसभा में इनके वर्तमान मंत्री की बात को सही माने? इस बात का जवाब इनसे। जी प्रताप जी बोलिए। देखिए, वक्फ की संपत्ति का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ,
बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो क्या मंत्री पहले ने मंत्री जो झूठ बोल मंत्री रहे ने थे? जो क्या वो ये अब जवाब जाने- नहीं, ये अब जवाब सुनिए, अब जवाब। नवंबर 2000 ये अब जवाब ये डिजिटलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ, अब जवाब सुनिए। ये डिजिटलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वक्फ बोर्ड सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं है, वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वक्फ बोर्ड की अकाउंटिंग नहीं है, वक्फ बोर्ड की ऑडिटिंग नहीं है, वक्फ बोर्ड की कोई भी ऑडिटिंग नहीं है, भ्रष्टाचार, कोई संपत्ति का डिजिटाइजेशन नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न पारदर्शिता से नहीं हुआ। खतरा किसको है? जब आपके पास में है, अगर आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर पारदर्शी तरीके से डिजिटाइजेशन होने दीजिए। विकास जी, आज हम घर में भी, हमारे पास में भी कोई प्लॉट जमीन है तो हमारे पास में रिकॉर्ड रहता है ना, हम किसी को बेचते हैं तो रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड है कहाँ? डर है इनको। वक्फ की जो संपत्तियां हैं, इसको डर है। वक्फ की जो संपत्तियां हैं, किसने किया? वक्फ की जो संपत्तियां किसने उनको दान में दी? जान के ताज्जुब होगा कि जब 8 अगस्त 2024 को ये सरकार जब बिल को पेश डर है। आपके पास में अगर कोई रिकॉर्ड है, आपके पास में उसमें क्या था? सुनिए उसमें क्या था जो ये तो ताजमहल को भी अपना रिकॉर्ड बता रहे थे। दो चीज तो झूठी, महिला वाला प्रावधान इन्होंने बोला वो झूठा, हाईकोर्ट वाला प्रावधान झूठा। इन्होंने कोई कहा कि झूठा नहीं। हम सारी संपत्तियों को इस एक्ट के दायरे में लाएंगे जो अब से पहले की भी। अगर प्रावधान झूठे हैं, इनके द्वारा क्या चेंजेस किए गए? इन्होंने कहा रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगी, यानी आज के बाद जो विवाद शुरू होगा वो सिर्फ इस नए बिल में मान्य होगा, यानी अब से पहले का विवाद नहीं होगा। और सिवाय सरकारी संपत्ति के, यानी इन्होंने सरकारी संपत्ति बचानी बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इन्होंने जो निजी संपत्ति है जिनके लिए कह रहे हैं कि साहब हमारे हिंदू भाइयों की जमीनों पे कब्जे हो गए, इन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया इस बिल के अंदर। क्यों? इन्होंने कहा ये रिकॉर्ड में है, तमिलनाडु का जिक्र है। सुनिए सुनिए के एक्ट के कारण हिंदुओं की जमीन है वक्फ ने कब्जे में कर ली, ये इनके कारण, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के नायकों के कारण, मुसलमान वोटों के भिखारियों के कारण। एक मिनट प्रताप जी, हिंदुओं की जमीन आप अगर ऐसे बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप दोनों से मेरा निवेदन है, अगर ऐसे बोलेंगे किसी के कुछ समझ में नहीं आना। प्रताप जी सुनिए पोरू जी, फिर आपने जितना बताया उसके हिसाब से तो मुस्लिम समाज फिर बिल्कुल खुश नहीं होगा इस चीज से जो वक्फ संशोधन है। लेकिन रुकिए, हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें राजस्थान के मुस्लिम समाज का क्या कुछ कहना है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज की क्या कुछ सोच है, मुस्लिम समाज क्या सोचता है वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद में, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी मुझे मौका देना। ये संशोधन है और ये समय की मांग है जिसको होना आवश्यक था, और कोई भी किसी भी कोई इदारा खड़ा किया जाता है उसके अंदर सुधार आवश्यक होते हैं, और जिस इदारे को खड़ा करके उसमें सुधार नहीं किए जाए या संशोधन नहीं किए जाए तो वो वर्तमान में चलने योग्य नहीं रहता है। इसी मानसिकता के साथ वक्फ बिल जो अभी आया है वो काफी सराहनीय है, और उम्मीद करते हैं कि उससे जो है भारत का आम मुस्लिम वर्ग, विशेषकर पिछड़ी महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और विधवा महिलाओं को और नौजवानों को रोजगार अवश्य मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड को बनाया गया था उसका उद्देश्य अब पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मूल उद्देश्य था कि जो वक्फ में संपत्ति देते थे तो गरीबों के उत्थान के लिए दी जाती थी और गरीबों के बेदूदी के लिए दी जाती थी, पर एक्चुअल में जो वक्फ बोर्ड अभी वर्तमान में काम कर रहा था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कौम के 5-10% मठाधीश बने बैठे लोग उस पे अपना हक जमाए बैठे थे और गरीबों का कोई बेदूदी का काम नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब जो वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ है उसमें जो सरकार, केंद्र सरकार ने ये जो अमेंडमेंट किया है, इसके बाद वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनकी रक्षा भी होगी और उन संपत्तियों से जो आमदनी होगी वो मुस्लिम समुदाय के गरीबों के लिए बेदूदी का काम करेगी। आज के युवा इस चीज को बहुत समझना जरूरी है। युवाओं से मैं अपील करूंगा कि वो अपने आप पूरे भारत की छोड़ो, आप जिस जगह रह रहे हो आप वहाँ की वक्त की संपत्तियों को मालूम करो। वहाँ पे जो कमेटियां बनी हुई है आप उनसे मालूम करो, उनसे हिसाब किताब लो कि भी ये जो वक्त की संपत्ति का आया है उसका पैसा कहाँ है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको उसका वो हिसाब किताब बिल्कुल नहीं देंगे। दरअसल वक्फ बोर्ड का पैसा तो मुस्लिम गरीब या विधवाओं के लिए बना है ना, वक्फ बोर्ड मुस्लिम बोर्ड के लिए बना है।
और ये एक जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड पे केंद्र सरकार का कब्जा हो जाएगा, मोदी जी की एक अलग नीति है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत है। ये पहले भी बहुत एनआरसी के खिलाफ लोगों ने भ्रमित किया था मुस्लिम समाज को। आज वो भी कह रहे हैं कि भाई जो राजस्थान में यानी कहीं भी भारत के अंदर भारत का नागरिक भारत में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वक्फ बिल माननीय नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समाज के विकास और हित के लिए ये जारी किया है। जो जिस तरीके से कांग्रेस भ्रम फैला रही थी कि वक्फ में 2 हिंदुओं को भी लिया जाएगा, तो कल माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें किसी हिंदू को नहीं लिया जाएगा और सिर्फ वक्फ के अंदर मुत्तवली मुस्लिम होंगे और इसके विकास के काम के लिए भी सब मुस्लिम होंगे। ये वक्फ बोर्ड जब बना था देश में मुस्लिम समाज के विकास के लिए बना था, ना कि किसी मुत्तवली या किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष के विकास के लिए बना। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि जो मुत्तवली है और कब्जादारी है ये उनका विकास हो रहा है, मुस्लिम समाज का कोई विकास नहीं हो रहा है। जबकि वक्फ बोर्ड से जो होने वाले आमद से मुस्लिम समाज में शिक्षा, चिकित्सा और विकास का काम होना चाहिए। ये वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति कहलाती है और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ की संपत्ति वक्फ की रहेगी और जो पूर्व में जो रजिस्टर्ड है वो भी संपत्ति रजिस्टर्ड रहेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर जो ये कल बिल लाए हैं, वक्फ संशोधन बिल, ये मुसलमानों के लिए हित में है और आने वाले समय में इसका बहुत ही मुसलमानों को इसका एक नया रूप देखने को मिलेगा, जिससे लगेगा मुसलमानों को कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया बहुत मुसलमानों के हित में लिया है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने जब 3 तलाक का मामला मोदी जी लेकर आए थे तो इन्होंने बरगलाया था, लेकिन आज कितनी बहन बेटियों की उस 3 तलाक को लेकर कितना फायदा हुआ है यह आम मुसलमान के घर में इनको एहसास होता है। तो ये थी मुस्लिम समाज की प्रतिक्रियाएं जो आपने देखी। प्रताप जी और परुष जी मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कह रहा था कि अभी मुद्दा उठाया है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर अभी बात हो रही थी, विरोधाभासी आ रहे थे। देखिए मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ वक्फ बोर्ड का, जो राजस्थान का स्ट्रक्चर है उसमें देखेंगे कि एक तो चेयरमैन होता है, चेयरमैन के बाद में एक सेक्रेटरी जो कि सरकार से नॉमिनेट होता है, उसके अलावा 3 सदस्य होते हैं, उसके अलावा एक सदस्य जो होता है स्कॉलर होता है और एक सदस्य जो है इतिहासकार होता है। ये स्ट्रक्चर इसमें तो 7 जने होते हैं। ये हर राज्य का यही होता है, हर राज्य का ये सिस्टम है। अब आप देखें कि बात कर रहे हैं कि जो है गौरव गोगोई ने कहा कि साहब ये स्ट्रक्चर में इसमें महिलाएं पहले से शामिल हैं। मुझे ये लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया जी। इसी कारण से देखते हुए हो सकता है प्रतिनिधित्व हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा था। अब सरकार ने क्या किया कि इसको ये जो स्ट्रक्चर इसको नहीं छेड़ा है, जो 7 का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है उसमें 4 और पद जोड़ दिए गए, 11 पद कर दिए, वो मैंडेटरी कर दी इसके अंदर कि ये और शामिल होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा इन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर या इसको लेकर या मुख्तार अब्बास नकवी की बात को उन्होंने रखा। ये जो मुख्तार अब्बास नकवी का जो कोट कर रहे हैं, ये पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर था कि जो रजिस्टर्ड संख्या जो है वो उसका डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। समस्या वहां नहीं, उसका एक पूरा प्रश्न और था जो कि नहीं बताया जाता। पूरा प्रश्न ये था कि जो संस्थाएं जिसमें डिस्प्यूट है या जिसको विवाद चल रहा है, रजिस्टर्ड जिसको जो है रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं, या उसको लेकर वक्फ जिसने किया है, जो व्यक्ति है दावा की नहीं जिसने वक्फ की है और वक्फ बोर्ड के बीच में जो है कुछ विवाद चल रहा है, या वक्फ बोर्ड ने जिसके ऊपर दावा कर रखा है, उनका कोई भी रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास में नहीं था। ये उस सवाल का पूरा जवाब है। ये उस सवाल का पूरा जवाब है। वहां तो सही है कि 2019 के अंदर जो सवाल पूछा गया बिल्कुल सही जवाब था कि इसमें डिजिटल पूरा जो है उसका डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। लेकिन जवाब इसलिए अधूरा है क्योंकि इन्होंने अपनी बात की शुरुआत राजस्थान जो वक्फ बोर्ड है उसके अधिकरण से इन्होंने शुरू की थी, उसके स्ट्रक्चर से शुरू की थी, जो जहां के खुद रहने वाले हैं। उसके बाद भी इन्होंने कहा कि अन्य राज्यों को ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद साहब को या तो जानकारी जो अगर होती तो ये प्लीज आप देखो, आप इनके बीच में एक बार भी नहीं बोले, मुझे आप क्लोज कर रहे हो, मैं आपसे बात करूं। वर्तमान में 2 महिला सदस्य जो है, एक राजा जैदी और एक आसमा खान,
ये दोनों महिलाएं अभी वर्तमान वाला जो अभी वक्फ बोर्ड चल रहा है उसमें ऑलरेडी कार्यरत है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने और स्ट्रक्चर बता दिया, लेकिन ये दो नाम क्यों नहीं बता पाए? अगर दो नाम बताते तो निश्चित तौर पे मेरी सहमति होती। मैंने सदस्यों का नाम नहीं बताया। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात कहां भ्रम पैदा हो रहा है। अभी मैं जो बात कह रहा था, मेरी अभी आपने मेरी बात के जवाब में आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई। मुस्लिम भाई कह रहे हैं इस बात को, बोले साहब हम अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संसद में ऐसा कहा कि भाई इस वक्फ बोर्ड में कोई भी जो है गैर मुस्लिम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है ना। अभी हमारे बड़े भाई साहब प्रवक्ता साहब ऐसे कह रहे थे, बोले कि साहब अब से पहले मुसलमानों का कब्जा था, इसमें आपके और 2 मुस्लिम हिंदू सदस्यों का भी हमने प्रावधान रख दिया। तो ये बातों का कंफ्यूजन कहां हो रहा है? हम यही तो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाते उत्तरी ध्रुव पे खड़ी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नाते दक्षिणी ध्रुव पे खड़ी होती है। हम यही तो कह रहे हैं, कंफ्यूजन प्रताप जी से जवाब लेते हैं, क्या हो रहा है, क्या कंफ्यूजन चल रहा है? प्रताप जी कंफ्यूजन को दूर करेंगे जी। मैं लंबे समय से, लेकिन वक्फ बोर्ड है क्या, इस पर चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, एक झूठ अफवाह फैलाई जा रही है कि ये धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है। ये सुप्रीम कोर्ट का 1964 का निर्णय, केरल हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है कि वक्फ बोर्ड का काम केवल वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन का है, उसका कहीं भी धार्मिक मामलों से लेन देन नहीं है। ये उसी तरह से है जैसे कि किसी मंदिर की संपत्ति होती है, वो जो भी भगवान विराजमान होते हैं उनके नाम पे होती है, उसकी संपत्ति की जो व्यवस्था है एक ट्रस्ट करता है। उसी तरह का एक है ट्रस्ट में। क्या है कि ट्रस्ट की जवाबदेही है सरकार के प्रति, ट्रस्ट की ऑडिट होती है, ट्रस्ट को हर साल अपना हिसाब किताब बैलेंस शीट देनी पड़ती है, उसकी पूरी होती है। वक्फ के साथ ये नहीं थी, और इसी के कारण कुछ चंद लोगों ने इसी का लाभ उठाते हुए इसकी संपत्ति पे कब्जा किया, जिसका नुकसान आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, जिनके लिए उनको उठाना पड़ा। और इसीलिए सारे लुटेरे आपके थे, सारे लुटेरे आपकी कांग्रेस पार्टी के थे, सारे लुटेरे आपकी कांग्रेस पार्टी के थे, सारे लुटेरे आपका कांग्रेस पार्टी के थे। उन लुटेरों की लूट को खत्म किया है, आप लुटेरों की लूट को खत्म किया है। कांग्रेस जो की चूल्हे हिल गई है, वोटों के भिखारियों ने मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों की संपत्तियों पे कब्जा कर लिया। आप दोनों मुसलमानों की संपत्तियों पे आप दोनों साथ में बोलेंगे, इससे नहीं हुआ, इससे अब नहीं चलेगा। इनको डर तो इस बात का है, इनको डर इस बात का है, इनको डर लग रहा है कि नया कानून इनकी जमीन हिला देगा, नया कानून इन्हें हटा देगा। नए कानून के बाद सुनिए, मुसलमान महिलाएं जैसे इन पर विश्वास नहीं करती, पुरुष भी विश्वास नहीं करेगा। सुनिए, मुसलमानों का वोट बैंक खत्म हो गया। आप जो बोल रहे हैं, आप दोनों जो बोल रहे हैं, सुनिए ध्वस्त हो गए, आपका झूठ ध्वस्त हो गया। प्रताप जी, पौरुष जी इस तरीके से बोलेंगे तो किसी के पास में कुछ नॉलेज नहीं जाएगा, और जो जागरूक करने के लिए हम जो ये सब्जेक्ट लेकर आए हैं उसका जो मूल उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं खोता जाएगा। लेकिन पौरुष जी, जो वक्फ बोर्ड है ये कोई चैरिटेबल संस्था नहीं है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये तो वैधानिक संस्था है, फिर इसमें दिक्कत क्यों? मैं ये तो बात कर रहा हूं, तो वैधानिक संस्था है, जब वैधानिक संस्था है, संविधान में बार-बार कह रहे हैं वहां पे धर्म में दखलंदाजी कर रहे हैं, कांग्रेस ही उठा रहे बार-बार, ये मुसलमानों के सुनिए, लेकिन चलिए संदीप जी चलिए पौरुष जी, संदीप जी, अल्पसंख्यक जो और भी धर्म है, मुस्लिम धर्म के अलावा क्या कोई और धर्म के कोई बोर्ड है देश में? सिर्फ इसी बोर्ड को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं जवाब दूं उसका, आपसे भी जवाब ले लूंगा मैं, एक बार संदीप जी के बाद में आपसे भी जवाब ले लूंगा। संदीप जी, मैं 2-3 चीजें कोट करना चाहूंगा। वही आप लोगों की बात, देखिए राजनीति अलग चीज हो सकती है, लेकिन ये कल संसद में मुद्दा उठा था। मैं संसद के मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, कि प्रवक्ता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे आंकड़े दिए गए। जैसे बीजेपी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि मलेशिया और तुर्की, ये दो जो हैं ये बड़े जो है कंट्री हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े हैं, और तुर्की को तो हमेशा जो है एक जो है माना जाता है सबसे बड़ा राजा, मतलब मुस्लिम कंट्री अपने आप इस सबसे बड़ा जो है सर्वोपरि मानते हैं। वहाँ जो है डिजिटलाइजेशन पूरा जो है वक्फ का है वहाँ पर, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरब, मतलब हम चांद भी देखते हैं तो सऊदी अरब की तरफ देखते हैं कि भाई चांद दिख रहा है, वहाँ हम ईद मना लेंगे, वो भी इसी दिशा में जा रहा है। तो फिर हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या वक्फ बोर्ड के अलावा के बिना भी काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे मुस्लिम बहुल देश है जी,
और तुर्की भी मान लें आप, जी, है ना, सॉरी इराक और सीरिया, ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। यहाँ वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ ही नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं होता वहाँ पर। वो सरकारी जो कुछ करना चाहती है, तो क्या वक्फ बोर्ड जैसा ही संस्था क्या उस समाज के लिए उत्थान के लिए जिम्मेदार होती है? पहली चीज़ तो क्या सिखों का कोई ऐसा बोर्ड बना हुआ है? नहीं है। पार्शियन नहीं, कोई बोर्ड नहीं है। सिख और जो है और ईसाई है, उनका कोई बोर्ड नहीं है। तो क्या उनका उत्थान नहीं हो रहा है? उनका उत्थान भी हो रहा है। बात इतनी सी है कि यदि एक वैधानिक संस्था बन गई है तो क्या उसमें पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? राजनीति छोड़ें आप, राजनीति छोड़ें, हम तो केवल फायदा नुकसान की बात करें। हमें ये तो देखना चाहिए ना कि उस चीज का फायदा, अच्छा वो वेल एस्टेब्लिश संस्था है, पिछले जो है करीब 100 सालों से वो संस्था चल रही है, हम उसको ये देखें कि उसकी उपयोगिता क्या है जी। उस उपयोगिता पे बहस होनी चाहिए। बहस इसमें नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने क्या कहा। हम बात करना चाहते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है। यदि 12,000 करोड़ कोई ऐसा आदमी कह रहा है कि इसका सालाना हमें रिटर्न मिल सकता है, तो क्या वक्फ बोर्ड पे बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं या राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो इसको नहीं मानेगा? क्योंकि एक पूर्ण न्यायाधीश है, वो पूरे आंकड़े पे बात कर रहे हैं। तो हमें ये सोचने का मजबूर नहीं होना चाहिए कि यार 12,000 नहीं हो तो कम से कम 10,000 करोड़ तो आए, 8,000 करोड़ तो आए। हम उस पर नहीं जा रहे, हम उसकी उपयोगिता पे साबित नहीं कर रहे। तो यदि हमें 12,000 करोड़ नहीं मिल रहे हैं या 10,000 करोड़ नहीं मिल रहे हैं या 1,000 करोड़ नहीं मिल रहे हैं और हमें 125 करोड़ मिल रहे हैं, तो भाई उसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल लाजमी ये प्रश्न तो उठेगा। पहली चीज तो ये राजनीति छोड़े ना, हम कांग्रेस को भी वो कर देना चाहिए, हम बंद कर दो। लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे पे पिछले 2 दिन के बहस में कोई किसी ने बात नहीं की। हम इसमें लड़ते रहे कि हमें धार्मिक है या इसके ऊपर दखलंदाजी है या जो है वो उस पर बात छोड़े ना, उपयोगिता भी बात करें कि वक्फ की उपयोगिता क्या है जी। अब जो है इस संशोधन से जो कि दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि अब इसकी जवाबदेहिता तय होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, पारदर्शिता आएगी और हम जवाब मांग सकते हैं। अच्छा, यदि ये साल भर में, ये 2 साल में रिटर्न नहीं आता है तो हम, कांग्रेस बैठी है ना और लोग बैठे हैं ना, बताओ जी कितना स्तर चेंज हुआ, हम कर सकते हैं ना। जब आपको 70 साल मौका दिया, आपने किया जी। अब यदि उसको मौका दिया तो आपको कोशिश करने दे। इसमें यह बात बिल्कुल सही है कि ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वक्फ की संपत्तियों का वक्फ बोर्ड जो है केयरटेकर है, प्रबंधन है इसका, इसमें तो ये बात ही नहीं है इसके अंदर। तो अब जिस तरह का मंदिरों की जिस तरह के ट्रस्ट बना हुआ है, आप देखिए कि उनके बड़े बड़े, आज आप वैष्णो देवी जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो कितने भवन बना दिए उन्होंने उस पैसे से। मतलब वो काम दिखाई देता है, खर्च कहाँ दिखाई दे रहा है वो। हम वक्फ बोर्ड के कोई ऐसा एक मॉन्यूमेंट है, वक्फ बोर्ड का कोई ऐसा इमारत या वक्फ बोर्ड की ऐसी एक हम उल्लेखनीय क्या कह सकते हैं उपलब्धि हमें कोई बताने को तैयार नहीं है कि इसमें हम राजस्थान में दे लें। हम परू जी इसका जवाब देंगे। परू जी, क्या उपलब्धियां रही है जो मैंने पहले भी पूछा, संदीप जी का भी प्रश्न आपसे यही है। मैं बिल्कुल, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये प्रश्न उठाया, ये कॉन्सेप्ट मुझे भी क्लियर करने का बहाना मिला इस बहाने। मैं आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूं कि देखिए 2 चीज है, एक तो संपत्तियों का प्रबंधन करना एक अलग चीज है और एक जो किसी धर्म विशेष के धार्मिक स्थल है उनका प्रबंध करना एक अलग चीज है। हमारा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, वर्सेज आप एक बार उदाहरण के लिए रख लीजिए, अजमेर की जो है दरगाह वाली जो चीज है, अजमेर दरगाह का उसका अपना सिस्टम है, उसका वक्फ बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, उसका अल्पसंख्यक मामलों से कोई मतलब नहीं है, उसका सेपरेट बोर्ड है, जैसे हमारे वैष्णो देवी का सेपरेट बोर्ड है। यहाँ पे वक्फ बोर्ड है जैसे हमारा देवस्थान विभाग है, ठीक है ना। तो जो वक्फ बोर्ड पे जो नियम लागू होते हैं लगभग वही नियम जो है देवस्थान विभाग पे नियम लागू होते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे को किसी ने मिलीभगत करके, मैं भारतीय जनता पार्टी के शब्द काम में ले रहा हूं, आप उपलब्धि की नहीं उत्तर सुनिए ना प्लीज, 2 मिनट सुनिए ना, मैं आप जवाब तो पूरा आने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि किसी ने मिलीभगत करके आप मान लीजिए कि 100 रुपए की संपत्ति को 10 रुपए में किसी को किराए पे दे दिया, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस देवस्थान विभाग में तो हो रही है ना। देवस्थान विभाग में जोरी बाजार पे और कई जो प्राइम लोकेशन की देवस्थान विभाग की प्रॉपर्टीज है वो भी बहुत 10 रुपए में 20 रुपए, दोनों में फर्क है। देखिए एक में फर्क है, देखिए वो सरकारी संस्था है, ये गलत बात है। और क्या इतने झूठ बोल रहे हैं, फिर ये झूठ आप इनको रोकते क्यों नहीं हो? आप ये दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये बेस सिर पैर की और झूठी बातें बोल रहे हैं, तो पूरा होना चाहिए। एक डिपार्टमेंट है, दोनों की तुलना, कैसी बातें करते हैं, दोनों की तुलना पूरी कीजिए, दोनों की कैसी बातें करते हैं। अगर आप तुलनात्मक बोल रहे हैं तो फिर दोनों का केवल झूठ बोलने की आदत है, पक्ष लीजिए, केवल झूठ बोल। आप अगर तुलनात्मक कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, इनका झूठ मत लीजिए। पोरू जी, अगर आप तुलना कर रहे हैं, पोरू जी बड़ा दर्द है, अगर आप तुलना कर रहे हैं तो दोनों की समान रूप से तुलना कीजिए। झूठ बोलने की आदत है, दोनों की समान रूप से तुलना कीजिए। हकीकत के धरातल पर जो चीजें दिखाई देगी वो सबको दिखाई दे रही है, कहां पे क्या कुछ हो रहा है, कहां नहीं। संदीप जी 1 मिनट, प्रताप जी कुछ मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इनको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देवस्थान विभाग और वक्फ बोर्ड की मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देवस्थान विभाग जो है सरकार के बजट पे चलता है,
सरकार ने 100 करोड़ दिए, तो यदि 1000 मंदिर देवस्थान के विभाग के अंदर, तो 100 करोड़ उसमें जो है उसी का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। अरे सुनो तो सही, आप ही ज्ञानी नहीं हो अकेले, अरे ज्ञान सारा आपको ही नहीं है। अरे एक बार संदीप जी की तो केवल व्हाट्सएप पढ़ के थोड़ी ना है। संदीप जी की तो अरे झूठ मत बोला करो यार, संदीप जी केवल झूठ नहीं, पत्रकार है। संदीप जी तो वरिष्ठ, केवल झूठ मत संदीप जी तो वरिष्ठ पत्रकार है, इतने सालों से जुड़े हुए हैं। अरे आप संदीप जी का तो आंसर लीजिए, आप संदीप जी का उत्तर सुनिए। आप संदीप अरे झूठ बोलने का क्या जवाब? आपको विभागों का ही पता नहीं है, आपको स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, आपको ज्ञान ही नहीं है, आप संदीप जी आपको ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान ही है आप। जो मुद्दा आपको ज्ञान ही नहीं है। लेकर उठाया, संदीप जी तो निष्पक्ष है, ये दे रहे हैं। संदीप जी से जवाब सुनिए आप। ये दे रहे हैं। संदीप जी से सुनिए। अरे मैं तो दूंगा, मैं दूंगा पहले। आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी संदीप जी। अरे इनको चुप क्यों नहीं करते हो? जी प्लीज, संदीप जी आप बताइए। संदीप जी तो निष्पक्ष पत्रकार है, इनकी बात सुन लीजिए। कि इन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग की किराए की बात कर रहे हैं ना, आपको मालूम है कि देवस्थान विभाग की आय क्या है? देवस्थान विभाग की आप, मैं तो आपसे जो मैं तो अरे तो सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। सुनो तो सही, किसी बात पूछी है कि देवस्थान विभाग ने जो अपनी, अब सुनो तो सही, ये क्या यही बोलते रहेंगे क्या? अरे संदीप जी, क्या ये बहस हो रही है, क्या हो रहा है? आती है नहीं आती है? अरे आप संदीप जी की बात सुनिए। संदीप जी बिल्कुल आती है साहब, बस मैं यही बात कह रहा हूँ। क्या कह रहा उस आय का मान के चले, आप बात कर रहे हैं, वो सच्चर कमेटी कह रही है 12,000 करोड़ की। और देखिए सच्चर कमेटी की बात, ये भारतीय जनता पार्टी सच्चर कमेटी में चिल्ला रही है। प्रताप जी से जवाब ले लेते हैं। नहीं, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। प्रताप जी, ये भारतीय जनता पार्टी की डोरी नीति प्लीज आप बिल्कुल अभी इनको चुप तर्क के साथ में बात कीजिए, तर्क और तथ्यों पे आधारित बात कीजिए। तथ्यों पे आधारित बात है ना, सच्चर कमेटी का प्रताप जी, अरे आप सुनिए तो सही। जब अनुच्छेद 370 लागू हुआ तब भी समस्या थी विपक्ष को, जब सीएए लागू हुआ तब समस्या थी, ट्रिपल तलाक हुआ तब समस्या थी, वक्त में भी विपक्ष गुमराह कर रहा है। प्रताप जी आप बताइए। परुष जी प्लीज, परुष जी आपकी बातों को सुन रहे हैं, परुष जी प्लीज, परुष जी आपको सुनना पड़ेगा। सच अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो फिर सुनिए, इनका भी पक्ष सुनिए जी। पहली बात तो मुझे ये कहना है, क्योंकि हम अंतिम दौर में आ गए हैं चर्चा के। पहली बात तो मेरे को ये कहना है कि इनकी जो बेसिर पैर की बातें, उसका मेरा पास कोई जवाब नहीं है। जो देवस्थान विभाग और वक्फ बोर्ड के अंतर नहीं जानते, उस विषय का जवाब मुझे नहीं देना। दूसरी बात मेरा ये कहना है, जैसा जैसे संदीप जी ने कहा था, अभी सुनिए तो सही, अभी सुनिए, परुष जी आपको सुन रहे थे, इनकी बात सुनिए। जैसा संदीप जी कह रहे थे, मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पे बदलाव आया है। बदलाव किसमें? वक्फ बोर्ड की व्यवस्था में बदलाव। और जैसा इन्होंने कहा कि हमें इस व्यवस्था के बदलाव के बाद निश्चित तौर पे देखना होगा कि क्या इससे वक्फ जो बोर्ड का है उसकी व्यवस्था सुधरी है, क्या उसका लाभ आम मुसलमानों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, उसके जो डिस्प्यूट है वो क्या कम हुए हैं क्या, या उसके जो इसके कारण दूसरे समुदायों से जो संबंध खराब हो रहे थे उनमें बेहतरी हुई है क्या, न्यायाधिकरण की जो व्यवस्था है वो अच्छी हुई है क्या। मेरा ये मानना है, अगर मान लो नहीं होती है, बाई चांस हम सोच लें, तो फिर बदलाव किया जाना चाहिए जी। तो हम इस बदलाव का इंतजार तो करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि मुसलमान भी बराबर की धारा में आके हमारे साथ खड़ा हो। आज हम जानते हैं कि बाकी समाज से मुस्लिम समाज पिछड़ गया है। हम चाहते हैं कि उसकी बेहतरी के लिए जहां जहां व्यवस्था हो बराबर पे आके खड़ा हो, जिससे ये डिफरेंस खत्म हो, जो तनाव का कारण बनते हैं, खाई का कारण बनते हैं, वो खत्म हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे सब मामलों में कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई हो, उनको अगर बेहतरी के इरादे से कोई बात हो रही है तो उसका इंतजार करना चाहिए। नहीं है तो पड़ा है ना मैदान, आए उसका विरोध करें, क्योंकि सुधार के लिए हमेशा बात करें। देखो, वोटों की राजनीति बहुत हो चुकी, वोटों की राजनीति ने इस देश को बहुत बांटा है। अब ऐसा दौर आया है कि हम वोटों से अलग हटके हम समाज की बेहतरी के लिए सोचने लगे, प्रबंध व्यवस्था को सुधारने पर विचार करने लगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, निश्चित तौर पे इस वक्फ बिल के बाद जो 2025 का है,
मुसलमानों के जो वक्फ के प्रबंधन में सुधार होगा, जिसका जो लाभ है वो आम मुसलमानों को मिलेगा। इसके लिए कांग्रेस सहित सब इंतजार करें, और नहीं तो उनके पास मैदान पड़ा है। संदीप जी, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, क्या मानते हैं आप कि इस तरीके से जो देश में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं राष्ट्र हित को लेकर, समाज के हर वर्ग के, हर धर्म के, जो अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके कल्याण को लेकर जो फैसले किए जा रहे हैं, 2047 का भारत किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 2047 का भारत तो हम बहुत अच्छा विकसित भारत देख रहे हैं। छोटे छोटे कदम है, वही हम वो कदम है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा एक मानना है कि सरकार को थोड़ा सा निरंकुशता से बचना भी चाहिए, कोई भी सरकार हो। एक तरफा जो है वो इस तरह के डिसीजन, ये इसमें जैसे वक्फ बोर्ड की बात करें हम, जेपीसी की मांग हुई, जेपीसी बनी, जेपीसी बनने के बाद में उसका निर्णय आया, वो उसके बाद में वो रिपोर्ट सौंपी गई, उसके बाद में जो है पूरे 24 घंटे की बहस हुई दोनों उसके अंदर। तो एक विरोध हर जगह होता है, जब विपक्ष में बैठा उसका काम ही है विरोध कर रहा हूं। आज जो है पौरुष जी जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो ठीक है, उनका कर्म है, आज ये बैठे हैं बीजेपी जो कांग्रेस, इनको विरोध करना है। बात इतनी सी है, मैं सरकार की तरफ से या कोई भी हो, सरकार को अभी भी यदि विकसित भारत की तरफ बढ़ना है तो हमें इन सब चीजों को भी शामिल करना होगा, विरोध को भी शामिल करना होगा, ताकि आगे के रास्ते ये है कि उन चीजों को सॉर्ट आउट करते चले, संशोधन करते चले, कुछ भी करते चले और विपक्ष को साथ लेके चले, तो विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो पूर्ण रूप से साकार होगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हम सबको मिलकर भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, और इसके लिए जैसे वक्फ संशोधन बिल आया है तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो गरीब, बेसहारा और पिछड़े जो मुस्लिम समाज का जो अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है वहां तक उसका लाभ पहुंचे, और उनका भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, या फिर यूं कहूं शैक्षिक रूप से जो उनका जीवन स्तर है, जो पिछड़ापन है, वो दूर हो। आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए और इतने अच्छे से आपने अपने विचार साझा किए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।